अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 506 का लेसन नंबर 14 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरिएशंस अक्रॉस कल्चर्स, वही जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था उसी का सेकंड पार्ट है ये। टॉपिक नंबर 79 कॉन्टैक्ट लिटरेचर पार्ट 1। अच्छा जी, ये बेसिकली क्या होता है? द लिटरेचर रिटन इन डिस्टिंक्टिव वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश इज़ ऑफन कॉल्ड कॉन्टैक्ट लिटरेचर। जो हमारी लोकल इंग्लिश बन चुकी हुई है या जो दूसरे कल्चर्स की लोकल इंग्लिश उन्होंने बना दी हुई है, उन्हीं कल्चर्स के जो राइटर्स उन लोकल इंग्लिश में लिखते हैं, लिटरेचर लिखते हैं, स्टोरीज़ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, ये सारी जो भी लिटरेचर के रिलेटेड चीज़ें लिखते हैं, ये सारी कॉन्टैक्ट लिटरेचर में आ जाती हैं, जो हर एक कोई लोकल राइटर अपनी लोकल इंग्लिश में लिखता है। ठीक है। बिलीव्स ऑफ कॉन्टैक्ट लिटरेचर राइटर्स, क्या बिलीव्स हैं अब इन राइटर्स के, ये जो कॉन्टैक्ट लिटरेचर लिखते हैं, जो लोकल इंग्लिश में लिखते हैं, कि सम एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन इंग्लिश कल्चर इज़ इनएक्सप्रेसिबल इन इंग्लिश, के कुछ जो हमारे अपने कल्चर में चीज़ें होती हैं वो हम इतने ज़्यादा ना प्रॉपरली हम इंग्लिश में बता नहीं सकते या बयान नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जो इमोशन हमारी लैंग्वेज में आ रहा है वो उस इंग्लिश में वैसा इमोशन नहीं आ रहा, तो ये एक है उनका एस्पेक्ट या बिलीफ कह लें। दूसरा है कल्चरल मटेरियल इन कॉन्टैक्ट लिटरेचर स्ट्रेचेस और रीशेप द इम्प्रेसिव क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश। इसके अलावा कि ये जो हमने अपनी लोकल एक इंग्लिश बना ली हुई है, एक वैरायटी एक हमारी जो बन चुकी हुई है, उनका कहना है कि ये इंग्लिश के तर्ज़ बयान को और ज़्यादा निखार रही है, स्ट्रेच कर रही है, उसे रीशेप कर रही है, उसकी एक्सप्रेसिव क्वालिटीज़ को। ठीक हो गया। और है प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू द लिटरेरी एफर्ट ऑफ इंटरनेशनल राइटर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल राइटर्स जो कि अपनी लोकल इंग्लिश के ज़रिए, अपनी लोकल लिटरेचर के ज़रिए या अपने राइटिंग्स के ज़रिए जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हुए हैं, वो अपने कल्चर की जो लिटरेरी एफ़र्ट हैं, जो अदबी उनकी जो कोशिशें हैं बयान करने की किसी दूसरी लैंग्वेज में अपनी स्टोरी या अपने आर्टिकल या अपना जो भी वो बयान करना चाहते हैं, वो ये कोशिशें दूसरे लोगों को देते हैं, मतलब एक इंटरनेशनली एक एक्सपोजर देते हैं सबको अपने कल्चर का, अपनी कोशिशों का, जिसके ज़रिए वो स्टोरी लिखते हैं। ठीक है। प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज चेंज। इसके अलावा दूसरे जो हैं कल्चर्स या नेटिव स्पीकर्स या नेटिव राइटर्स, जो भी कह लें, जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में वो देख सकते हैं कि हमारे कल्चर में लोकल इंग्लिश का क्या क्या चेंज आया है, लोकल इंग्लिश कैसे चेंज हुई है, हमारे कल्चर में क्या क्या चेंजेस आई हैं इंग्लिश में। ठीक हो गया। ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो। टॉपिक नंबर 80 कॉन्टैक्ट लिटरेचर। अच्छा जी, अब इस पूरे टॉपिक में ये है कि चॉइस ऑफ वैरायटी, अब इतनी ज़्यादा जबकि वैरायटीज़ आ चुकी हुई हैं इंग्लिश की, तो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी वैरायटी अपनी राइटिंग में लाना चाहता है, कौन सी वैरायटी में लिखना चाहता है। ठीक है, ये राइटर पे डिपेंड करता है। ये बेसिकली ओवरऑल ये कह रहे हैं। मैनी सक्सेसफुल राइटर्स डू नॉट फॉलो इनर सर्कल मॉडल्स। ये आपने MCQs याद रखना है। डिपेंडिंग ऑन द कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट वेराइटीज़ डिफर इन। कल्चरली और सोशली कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, हमारे कल्चर में और हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही ये वैरायटी हमारी लोकल इंग्लिश वजूद में आई है ना, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी वैरायटीज़ एक दूसरे से चेंज होती हैं। वो क्या उनमें चेंज होता है? फॉर्मल करैक्टरिस्टिक्स उनमें चेंज होते हैं, थॉट पैटर्न्स अलग होते हैं, डिस्कोर्सल फीचर्स अलग होते हैं। फॉर्मल करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि अब हम वैसे ग्रामर फॉलो नहीं करते अपनी लोकल इंग्लिश में ना, हमने अपनी लोकल इंग्लिश बनाई हुई है, हमने अपने ही रूल्स बनाए हैं। फॉर्मल करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इंग्लिश के, हम वो फॉलो नहीं करते, वो डिफरेंट हैं नेटिव वैरायटी से। थॉट पैटर्न्स जो हमारे हैं वो डिफरेंट है, मतलब कि हम जो उर्दू में जैसा जुमला सोचते हैं या जैसा हम जुमला के तरतीब देते हैं, हम वैसे ही इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट कर देते हैं। हम इंग्लिश के रूल को फॉलो नहीं करते, तो ये इस हवाले से भी वैराइटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं। फिर डिस्कोर्सल फीचर्स जो होते हैं, मतलब बातचीत करने के तरीके,
वो हमारी नेटिव जो है इंग्लिश से वो अलग हैं। हम उर्दू के तरीके से चलते हैं, हमारे उर्दू के जो गुफ्तगू के तरीके हैं हम उन तरीक़ों के ज़रिए चलते हैं, तो ये इस हवाले से भी बदल जाता होता है। ठीक है, इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ देख लें। मोस्ट क्रिएटिव राइटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया शो अ प्रेफरेंस फॉर अ लोकल वेराइटी ऑफ इंग्लिश टू बी एबल टू प्रेजेंट द ट्रू स्पिरिट, ट्रेडिशन एंड वैल्यू ऑफ देयर ओन कल्चर्स। कि ज़्यादातर जो राइटर्स हैं अफ्रीका से या एशिया से, वो ज़्यादातर अपनी लोकल वैरायटी जो उनकी इंग्लिश की है वो ही प्रेफर करते हैं अपने कल्चर की ट्रू स्पिरिट को बयान करने के लिए, अपने कल्चर की असल रूह को बयान करने के लिए, या उनके उसके इमोशन क्या, उसमें चीज़ कैसे बयान की जाती है उनके कल्चर में। ठीक है, टॉपिक नंबर 81 कंसर्न्स अबाउट कॉन्टेक्ट लिटरेचर। अब जी कंसर्न क्या है? क्रेडिबिलिटी ऑफ कॉन्टेक्ट लिटरेचर। क्या स्पार्क है कॉन्टेक्ट लिटरेचर में? क्या चीज़ है जो इंस्पायर करती है? द चैलेंज ऑफ डिपिक्टिंग आ लाइफ, कल्चर, वैल्यू एक्सेट्रा थ्रू लैंग्वेज कन्वेंशन दैट आर एलियन टू दैट कल्चर। के अपने कल्चर की लाइफ को, अपने कल्चर की वैल्यूज़ को, अपने कल्चर को लैंग्वेज के थ्रू किसी दूसरे कल्चर को बयान करना, उसे बताना, उसे उसके अपने कल्चर की असल रूह को बताना, ये एक चैलेंजिंग वर्क है। एक बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक किस्म का है कि आपने अपनी लैंग्वेज को ऐसे लिखना है कि आपके जो कल्चर की असल रूह है वो कोई दूसरा बंदा, किसी दूसरे कल्चर वाला बंदा पढ़े तो उसे उसकी सही से समझ आए, उसे पता लगे असल कल्चर है क्या हमारा, क्या बयान करना चाह रहे हैं हम। क्योंकि वो तो नहीं जानता, वो तो एलियन टू दैट कल्चर, वो हमारा कल्चर के लिए एलियन है, हम उसके कल्चर के लिए एलियन है, हम नहीं जानते। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टेक्ट लिटरेचर माइट बी इनइफेक्टिव सिंस सो मच ऑफ द नॉन इंग्लिश कल्चर विल बी इनएक्सप्रेसिबल इन इंग्लिश। इसके अलावा ये भी है कॉन्टेक्ट लिटरेचर में कि बहुत हो सकता है ये बहुत इनफेक्टिव भी हो, कि इतना ज़्यादा कोई पुरअसर ना हो, क्योंकि हम अपने कल्चर को हम अपनी ज़ुबान को इंग्लिश में कन्वर्ट करके, अपने कल्चर को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करके तो दूसरों को सुना रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि वैसी जिसे क्या कहते हैं, वैसी डीपनेस ना आए, वैसे जैसे हमारी अपनी उर्दू में जैसे इमोशन आते हैं वैसे इमोशन इंग्लिश में ना आए। तो ये भी एक है। To express the experience of an alien culture, English language has to be altered to suit its new surrounding. पहले वाली बात यह है कि इंग्लिश को अपने जो है कल्चर के मुताबिक ढालना पड़ता है, अपने जो है लोकल होना पड़ता है, तभी जाके उसमें वो चीज़ आती है, अपनी अपनी जो होती है फील वही आती है। डाउट्स क्या हैं? अब डाउट्स अबाउट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। डाउट्स हैं जी, सबसे पहला जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो दूसरी वैरायटीज़ हैं उनको सही नहीं समझा जाता। अदर देन स्टैंडर्ड वैरायटीज़, दूसरी वैरायटीज़ को स्टैंडर्ड नहीं समझा जाता, उन्हें मिसट्रस्ट किया जाता है, उनको ना एक अधूरी सी लैंग्वेज कहा जाता है, उनको सही नहीं समझा जाता। मॉडल के तौर पर तो बहुत ही दूर की बात है। इसके अलावा स्टैंडर्ड इंग्लिश को सबसे ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। और इसका क्या है? द स्टैंडर्ड डायलेक्ट हैज़ चेंज्ड मार्कली ओवर टाइम। जो अगर वो ये कहते हैं ना कि स्टैंडर्ड इंग्लिश को सबसे ऊपर रखना है और हम दूसरी वैरायटीज़ को नहीं इतना वो कर रहे, लेते नहीं हैं, हम इतना मानते नहीं हैं हम उसे, तो ये भी है कि उनका अपना स्टैंडर्ड डायलेक्ट जो है, उनका अपना जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होती जा रही है। ठीक है, एक ये बात हो गई। दूसरा ये कि लोन वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर द लेक्सिकन रेगुलरली, कि ये जो वेराइटीज़ हैं इनके जो वर्ड्स हैं वो वक्त के साथ साथ उनकी नेटिव इंग्लिश में भी शामिल होते जा रहे हैं, या उनके जो अपने इर्द गिर्द वेराइटीज़ दूसरी बन गई हुई हैं इंग्लिश की, वो भी इंग्लिश में शामिल होती जा रही हैं। तो वो ये जो कहना कि हम दूसरी वेराइटीज़ को नहीं जानते और स्टैंडर्ड इंग्लिश सबसे ऊपर है, उनकी अपनी लैंग्वेज भी तो चेंज होती जा रही है, इस तरह ऐसा ही है। तो वेरिएशंस इन यूसेज, लेक्सिकन एंड एक्सेंट अमंग अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन एंड रिच आयरिश। हाँ जी, तो ऐसे ऐसे करते करते ये जो चेंजेस आई उनकी वेरिएशंस में, तो क्या क्या क्या
तो ऐसा करते करते अमेरिकन इंग्लिश आ गई, कैनेडियन इंग्लिश आ गई, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश आ गई, आयरिश इंग्लिश आ गई, इन सब वेराइटीज़ को उन्होंने मान लिया। वो नहीं मानते तो ये हम जैसी देसी इंग्लिश को नहीं मानते, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन इज़ टॉलरेबल अमंग नेटिव इनर सर्कल स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश। हाँ जी, ये एमसीक्यूज देख लें, कह रहे हैं कि एक ऐसी वेरिएशन इंग्लिश की जो कि बहुत लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलेशन में मौजूद हैं, बहुत हिट हुई है वो वेराइटी, तो उसको इनर सर्कल वाले जो हैं ना वो मान लेते होते हैं, जैसे कि अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन और आयरिश इंग्लिश। हाँ जी, तो अब यही वो कह रहे हैं अगले कि इस पूरे टॉपिक से हमने क्या सीखा। अमेरिकन रिटन इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ लैंग्वेज कॉन्टैक्ट, कि अमेरिकन रिटन लैंग्वेज जो है वो भी कॉन्टैक्ट लैंग्वेज का ही एक नतीजा है, ठीक है। वो भी कोई ओरिजिनल नहीं है, वो भी पहले लोग आपस में मिले, उनका कांटेक्ट हुआ, तो ये न्यू वैरायटी बनी, उन्होंने लोकली अपने इसको इंग्लिश को किया, तो ये फिर अमेरिकन इंग्लिश एक नई इंग्लिश आई, वेरिएशन बनी बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा उनका कहना है द न्यूअर वैराइटीज़ ऑफ रिटन इंग्लिश कैन बी स्टडीड with the same interest and respect as the established varieties such as Irish and American English। हाँ जी, वही पहले वाली बात है कि आपने जब अमेरिकन और आयरिश इंग्लिश की वेरिएशंस को, ये भी वेरिएशंस ही उन्होंने बोला ना, जब आप इस वेरिएशन को एक्सेप्ट कर लेते होते हैं तो फिर आप दूसरी जो लोकल इंग्लिशेस हैं उन्हें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे आप, जैसे पाकिस्तानी इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, बांग्लादेशियन इंग्लिश है, जो भी आप हमारी जैसी इंग्लिश कह लें, आउटर सर्कल्स की इंग्लिश को कह दें, तो आप उनके क्यों नहीं कर रहे, क्यों उनकी लोकल इंग्लिश को आपने पीछे किया हुआ है और कोई अहमियत नहीं देते। टॉपिक नंबर 82, फीचर ऑफ कॉन्टैक्ट लिटरेचर। अच्छा जी, फॉरेन इन्फ्लुएंस क्या है इंग्लिश पे, तो ये एमसीक्यूज देख लें। फॉरेन इन्फ्लुएंसेस ऑन इंग्लिश अबाउट बिफोर इट्स स्प्रेड इनटू एशिया एंड अफ्रीका। इंग्लिश पे जो फॉरेन इन्फ्लुएंस पड़ा वो एशिया और अफ्रीका की कॉलोनाइजेशन से पहले पड़ा, ठीक है। ये बेसिकली यूरोप से शुरू हुआ। मोस्ट ऑफ दीज इन्फ्लुएंसेस वर यूरोपियन, ठीक हो गया। फॉरेन जो इन्फ्लुएंसेस है वो यूरोपियन है और वो एशियन और अफ्रीका से पहले पड़ा, वो कॉलोनाइजेशन से पहले पड़ा, ठीक है। आगे वही जो कॉमन सी बातें हमने पढ़ ली हुई हैं। नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ ऑफ इंग्लिश इमर्ज्ड इन पोस्ट कॉलोनियल सिनेरियोज़, के बहुत सारी इंग्लिश की वैरायटीज़ कॉलोनियलिज्म के बाद पड़ी। पोस्ट कॉलोनियल सिनेरियो, कॉलोनियलिज्म के बाद हमारा पाकिस्तान अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया, पर इंग्लिश वहीं पे रही, तो ये वैरायटीज़ उसके बाद वजूद में आई। इसके अलावा दीज वैरायटीज़ अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन, फिर ये वैरायटीज़ जो हैं वो लोकलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरी, लोकल हो गई हमारी सोसाइटी में, हमने इन्हें नेटिवाइज कर लिया अपनी सोसाइटी में। द इम्पैक्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ द लैंग्वेज वेरिएशन। एमसीक्यूज है कि किसी भी इंग्लिश की वेरिएशन का क्या कॉज होता है, उसके बनने का क्या कॉज होता है। बेसिकली उसका जो वो जिस कल्चर में बन रही है उस कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर, उसकी जो एक अपनी लैंग्वेज होती है उस कल्चर की, उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के क्या कर देती हैं, उस लैंग्वेज की वेरिएशन एक न्यू वेरिएशन बना देती होती हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी इन कॉन्टैक्ट लिटरेचर। अब जी क्रिएटिविटी क्या होती है? English offers a network of connection with the new cultural feature, types of discourse, linguistic features. कॉन्टैक्ट लिटरेचर जब भी कोई लिखता है वो अपनी लोकल इंग्लिश लिखता है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसके अपने कल्चर के फ़ीचर होते हैं, उस राइटर के अपने कल्चर के फ़ीचर होते हैं, उसके जैसे वो उनके कल्चर में डिस्कोर्स टाइप्स होती हैं, पैटर्न्स होते हैं, वो उस टाइप्स के ही जो है अप्लाई करता है अपने टेक्स्ट में। इसके अलावा लिंग्विस्टिक फीचर्स होते हैं जो उसकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, जैसे हमारी उर्दू, कोई राइटर अपनी लोकल इंग्लिश में लिखेगा तो वो बीच में उर्दू के भी वर्ड्स शेयर करेगा, लिंग्विस्टिक फीचर्स इन्हें ही कहते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कॉन्टेक्ट लिटरेचर क्या करती है कि अगर कोई लिटरेरी क्रिएटिव है, मतलब कोई अदबी तौर पर लिख रहा है, अदबी लिहाज से लिख रहा है अपनी स्टोरी या जो भी वो लिख रहा है वो अदबी तौर पर लिख रहा है, तो जो हमारी लोकल इंग्लिश है वो हमारे जो न्यू सिचुएशंस हैं, हमारी कल्चर में जो हालात व वाक़यात होते हैं उनको बयान करने में वो बहुत ज़्यादा मदद देती है, मतलब उसके इमोशंस को ज़ाहिर करने में बहुत मदद देती है। वो डीपली हमें उस सिचुएशन को रियलिटी में जो जैसे वो हुई उसे बयान करने में मदद देती है, क्योंकि वो हमारी लोकल इंग्लिश में होती है एक तो, ऊपर से वो हमारे कल्चर के मुताबिक होती है, तो वो ज़्यादा ज़रा अपनी अपनी सी लगती है। इंग्लिश शुड रिप्रेजेंट द फर्वर एंड ज़ील ऑफ द लाइफ ऑफ द रीजन, कि आपकी लाइफ में जो आपकी जो कल्चर में जो लाइफ है, आपके कल्चर में जो रंगीनियाँ हैं वो उसे बयान करने की सलाहियत रखती हो, और ये सलाहियत होती है हमारी लोकल इंग्लिश में। ठीक है, फीचर ऑफ कॉन्टेक्ट लिटरेचर। अब कॉन्टेक्ट लिटरेचर के फीचर क्या होते हैं? अब ब्लेंड ऑफ टू लिंग्विस्टिक फीचर्स, हमारी उर्दू के और हमारी इंग्लिश के हम जो दो फीचर को मिला देते हैं, दो वर्ड्स को मिला देते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में हमने गुंडाज़िम पढ़ा, वो अ ब्लेंड ऑफ टू लिंग्विस्टिक फीचर्स, या हम कोई ऐसा कर लें कि हम उसका एक थोड़ा सा ग्रामर ले लें और थोड़ी सी अपनी ग्रामर बीच में मिला के एक सेंटेंस बना दें, तो इस तरह जो ब्लेंड ऑफ टू लिंग्विस्टिक फीचर हमने कर दिया। इसके अलावा लिटरेरी ट्रेडिशन होती हैं कॉन्टेक्ट लिटरेचर में, कि हम अपने अदबी तौर पर जैसे हम उर्दू को बयान करते हैं, हम उसी तरह इंग्लिश, हम उसी की ट्रांसलेशन अपनी लोकल इंग्लिश में ले आएँ, ये फीचर होता है कॉन्टेक्ट लिटरेचर का। इसके अलावा एक्सटेंशन ऑफ लिंग्विस्टिक कैटेगरीज में क्या आता है कि इंग्लिश की अपनी तो हैं ही लिंग्विस्टिक कैटेगरीज ना, ग्रामर, लेक्सिकन, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी और ये सब टाइप्स। ठीक है, हमने अपनी उर्दू के भी बीच में उस लोकल इंग्लिश के डाल दी हुई, हमने एक्सटेंशन कर दी उसकी। ठीक है, कॉन्टेक्ट लिटरेचर्स एग्जिबिट नेशनल आइडेंटिटी एंड आ लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्टिवनेस। जो कॉन्टेक्ट लिटरेचर होती है वो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को शो करती है कि हम कौन से मुल्क से हम बिलोंग करते हैं, हमारी कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिससे ये वजूद में आई, जिसका इतना इस पे इन्फ्लुएंस पड़ा कि एक नई वैरायटी बन गई। तो ये हमारी जो है नेशनल आइडेंटिटी को शो करती है। जैसे पाकिस्तानी इंग्लिश हो गई तो वो किसको शो कर रही है? वो पाकिस्तानी इसको शो कर रही है, उसकी आइडेंटिटी को शो कर रही है। तो कॉन्टेक्ट लिटरेचर क्या करती है? नेशनल आइडेंटिटी को शो करती है और लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्टिवनेस को शो करती है कि आपकी जो लोकल इंग्लिश है वो कितनी अलग है दूसरे से, किसी दूसरी इंग्लिश से, किसी दूसरी वैरायटी से। ठीक है, इसके अलावा कॉन्टेक्ट विद अफ्रीकन एंड एशियन लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स एग्जिबिट फीचर्स ऑफ लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। वही ऊपर वाली बात है कि कॉन्टेक्ट लैंग्वेज जिससे भी कल्चर से बिलोंग करती होगी, वो कोई पढ़ेगा तो उसे पता लगेगा वो उस कल्चर के क्या है फीचर और उस लोकल लैंग्वेज के क्या है फीचर। ठीक है, अब जैसे ये है MCQs, उसने पूरा इंग्लिश में लिखा है और बीच में हमारा कुर्ता डाल दिया है, तो ये हमारे लिंग्विस्टिक जो है फीचर बीच में आ गया। हमारे जो क्या कहते हैं लोकल उर्दू बीच में आ गई, उसके हमारी लोकल इंग्लिश के ऑफ कोर्स आ गई। फिर ये सहन आ गया। अच्छा जी, अब MCQs देख लें। व्हेन आ लैंग्वेज रीचेस अ न्यू सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट द चेंज इज़ इनविटेबल, कि अगर कोई लैंग्वेज किसी सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में तक पहुंच जाए, उसके ज़रिए बोली जाने लगे, द चेंज इज़ इनविटेबल। किसी नए कल्चर में इंग्लिश पहुंच चुकी है, किसी नए सोशल गैदरिंग में पहुंच चुकी है जहाँ की वो लैंग्वेज नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज, वहाँ के कल्चर्स के लोगों की फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे ये पहुंच चुकी है, तो समझें उस इंग्लिश में चेंज आना लाजमी है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 83, लैंग्वेज यूज़ बाय मल्टीलिंगुअल। सिंबल इसका यही है, एक वो राइटर है जो बायलिंगुअल है, जिसको दो लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे हमें एक उर्दू आती है, हमें इंग्लिश आती है। ठीक है, एक वो राइटर होता है एक मल्टीलिंगुअल, जिससे बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, वो बहुत सारी वेराइटीज़ को जानता होता है,
उसे अपनी भी आती है, उसे कोई और भी लैंग्वेज आती है, उसे इंग्लिश की वैराइटीज़ की भी कभी बहुत पता है। तो ये ऐसे जो होते हैं मल्टीलिंगुअल होते हैं। दे कैन चूज रिसोर्सेज फ्रॉम दिस रेप्टायर ऑफ द लैंग्वेजेस टू प्रेजेंट द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द लोकल सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट। वो कोई भी लैंग्वेज की वैरायटी को चूज़ कर लें अपना टेक्स्ट बयान करने के लिए, अपनी स्टोरी बयान करने के लिए, वो उन पर डिपेंड करता है। वो कोई भी कल्चर चूज़ कर लें या अपना कल्चर चूज़ कर लें, पर कोई और वैरायटी चूज़ कर लें इंग्लिश की, अपना कल्चर चूज़ करें, वैरायटी वो मॉडल इंग्लिश रख लें या अफ्रीकन इंग्लिश रख लें। पाकिस्तानी कोई राइटर अफ्रीकन इंग्लिश की वैरायटी को जानता है, वो उस इंग्लिश को अपना कल्चर बयान करने के लिए लिखते, तो ये उस राइटर पे डिपेंड करता है बेसिकली। टेक्स्ट आर नेटिवाइज्ड बाय यूजिंग मल्टीपल स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़। हाँ जी, वही बात हो गई कि बहुत सारी वो स्ट्रेटजीज़ और स्टाइल्स को अपना लेता है जब वो मुख्तलिफ वैराइटीज़ को जानता होता है। उसकी मर्ज़ी है वो अपनी राइटिंग में क्या स्टाइल अप्लाई करेगा अपने कल्चर को बयान करने के लिए, ठीक है। लिमिटेशन इसमें क्या होती है इस चीज़ में कि जब एक राइटर बहुत सारी ऐसे वैराइटीज़ जानता हो और वो इस तरह मिला जुला के लिखते एक चीज़, तो क्या इसमें लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन नेचर ऑफ नेटिवाइजेशन ऑफ टेक्स्ट, इसमें ये होती है द रीडर्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। इफ़ दे कैन नॉट डू दिस द टेक्स्ट बिकम्स लिमिटिंग। कि अगर कोई रीडर पढ़ रहा है आपका टेक्स्ट, आप मल्टीलिंगुअल हैं, आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ और ये करके लिखा हुआ है, ठीक है, वे बहुत वैराइटीज़ को मिक्सअप किया हुआ है बीच में, ये किसी और बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी को ला दिया हुआ है अपना कल्चर बयान करने के लिए, तो ये कि उसे रीडर को आपका जो है पढ़ने के लिए स्टोरी, आप उसका कॉन्टेक्स्ट को जानना उसका ज़रूरी होगा। क्योंकि वो तो उर्दू, जैसे मिसाल के तौर पर मैं उर्दू राइटर हूँ, मैंने लिख दिया अपने लोकल इंग्लिश में, मैंने उसके बीच में वर्ड भी डाल दिए। अब वो जो बाहर का कोई पढ़ेगा वो मेरे कल्चर से फेमिलियर नहीं है, तो वो क्या उसके लिए ज़रूरी होगा, कॉन्टेक्स्ट उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो मेरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से फेमिलियर हो। उसको जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं पता चलेगा वो नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए वो एक डिसइंटरेस्ट सी बात हो जाएगी जब वो उसमें उसका ना इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। एक चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप क्या इंटरेस्ट लेंगे उसमें। तो ये एक लिमिटेशन हो जाती है कि जब आप इतनी वेराइटीज़ को, आप मुख्तलिफ वेराइटीज़ को मिला के लिखते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ को, स्टाइल्स को मिला के लिखते हैं, तो रीडर का जो होता है ना आपके कॉन्टेक्स्ट से फेमिलराइज होना ज़रूरी होता है। ठीक हो गया। एक्सटेंडिंग नेचर ऑफ नेटिवाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। अब इसका एक्सटेंडिंग फीचर क्या है, पहले तो लिमिटेशन पढ़ ली ना, अब एक्सटेंडिंग फीचर क्या होता है। सबसे पहले अटेंशन टू द रीडिंग इज़ रिवॉर्डेड विद इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ। अगर कोई रीडर आपका टेक्स्ट पढ़ रहा है, किसी दूसरे कल्चर का रीडर आपका टेक्स्ट पढ़ रहा है, तो उसका अटेंशन जो होगा वो किस चीज़ से आएगा। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट से, क्या उसको आपके कल्चर का कॉन्टेक्स्ट पता हो, आपके टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट पता हो कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, वो फेमिलियर हो आपके कल्चरल टर्म से, ठीक है, जो आपने लिखा है। इसके अलावा करैक्टराइजेशन से वो फेमिलियर हो गया, आप जो वर्ड्स लिख रहे हैं वो क्या है, क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो कैसे आपके कल्चर में इसे लिया जाता है। इसके के अलावा इनोवेशंस जो आप हमने लोकल इंग्लिश के जो न्यू इनोवेशंस बना दी हुई हैं, न्यू वर्ड्स बीच में डाल दिए हैं, जैसे वही बात होगी गुंडाज़िम और डकैती, और हमने ये न्यू इनोवेशंस की है ना मॉर्फोलॉजी में, इंग्लिश की मॉर्फोलॉजी में, तो वो इससे फेमिलियर होना चाहिए, वरना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है। इसके अलावा द एक्सेप्टेंस ऑफ सच आ यूज़ ऑफ इंग्लिश स्ट्रेंथन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश। के अगर ये जो चीज़ है, ये जो वैरायटी है, अगर कोई एक्सेप्ट कर लेता होता है इस चीज़ को, अगर कोई स्टोरी कोई पढ़ रहा है, कोई ऐसे बाहर का बंदा या बाहर के लोग अगर आपकी वैरायटी को ले रहे हैं, तो ये सारा जी वर्ल्ड इंग्लिशेस के ना टर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि ठीक है न्यू वैराइटीज़ आ रही हैं, न्यू वैराइटीज़ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, न्यू वैराइटीज़ में लोग लिख रहे हैं, तो ये चीज़ ना इस चीज़ को बहुत बढ़ावा देती है। ठीक हो गया। Discourse markers, items that have no independent meaning but that signal solidarity with interlocutors and are considered polite.
उसको आपके डिस्कोर्स मार्कर्स का भी पता होना चाहिए। जो है बाहर का रीडर है उसे आपके डिस्कोर्स मार्कर्स का भी पता होना चाहिए। डिस्कोर्स मार्कर्स क्या होते हैं, इनका कोई अपना मतलब नहीं होता, बस ये दौरान गुफ्तगू एक छोटा सा दौरानिया होता है जो हम यूज़ करते हैं, या कुछ कोई ऐसे अल्फाज होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने गुफ्तगू को प्रोमिनेंट करने के लिए या अपने इमोशंस को प्रोमिनेंट करने के लिए, जैसे मर्ज़ी आप कह लें। ठीक हो गया। अब ये मिसाल ही है कि ए पार्टिकल इन ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड इंग्लिश के वो अपने डिस्कोर्स में, अपने बातचीत में एक इह बहुत बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा ला पार्टिकल ऑफ मलेशियन सिंगापोरियन इंग्लिश, जी पार्टिकल इन पाकिस्तानी इंग्लिश, ये जी हम बहुत बोलते हैं जी। कभी हम इसका मतलब कि मीनिंगफुली बोलते हैं कि किसी को यस बोलना तो जी बोलते हैं हम, वैसे तो हम वैसे ही बोलते हैं जी ऐसे जी वैसे। या फिर बई एक वर्ड बोल समझिए, बई देखो। ये जो होते हैं डिस्कोर्स लेवल होते हैं, हमने एमसीक्यूज़ के तौर पर भी याद रखने हैं। टॉपिक नंबर 84, स्ट्रेटजीज फॉर टेक्स्ट नेटिवाइजेशन। रेट्रिकल स्ट्रेटजीज़ ये क्या होती हैं? ये ऐसे बयान करने के तरीके होते हैं हमारे कि जिसके ज़रिए मुख्तलिफ़ बयान के तरीके होते हैं। हमने जिस किसी को कन्विंस करना है तो हम किसी और अंदाज में बोलेंगे। परसुएशन के लिए यही ना, हम वो बोलने वाला जो ये एड्स वगैरह रन करते हैं, वो जब उन्होंने कन्विंस करना होता है अपनी प्रोडक्ट के हवाले से या उसके फ़वाइद बयान करने होते हैं, तो वो बड़े ही उनका एक अलग सा अंदाज़ होता है, बड़ा पोलाइट सा वे होता है उनका। तो और जो होते हैं अल्फाज भी बड़े चुन के वो यूज़ करते हैं। तो ये जो ऐसी स्ट्रेटजीज़ होती हैं अपने तर्ज़ बयान की, उन्हें रेट्रिकल कहते हैं। कहीं पे हमने अपने एक बात का रोब बिठवाना है लोगों पे, तो हमारे थोड़े अलग होंगे अल्फाज। इसी तरह की चीज़ें जो होती हैं वो रेट्रिकल स्ट्रेटजीज़ कहलाती हैं। वेज यूज बाय राइटर्स टू इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड कोहेरेंटली प्रेजेंट देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑन अ टॉपिक। राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही होता है कि वो जैसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं अपने राइटिंग को बयान करने के लिए, अपने टॉपिक को बयान करने के लिए, कि वो अच्छा लगे, एक अपनी धाक भी बिठाए, एफिशिएंट लगे, अफेक्ट करे अपने रीडर्स पे। तो ऐसे स्ट्रेटजीज़ को रेट्रिकल स्ट्रेटजीज बोलते हैं। इसमें जो एक फिगर ऑफ स्पीच आ जाता है। फिगर्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? अ रेट्रिकल डिवाइस दैट अचीव्स अ स्पेशल इफेक्ट बाय यूजिंग वर्ड्स इन अ डिस्टिंक्टिव वे, कि हम इसमें एक अल्फाज को एक ख़ास तरीके से यूज़ करते हैं अपनी जो है बात बयान करने के लिए, अपनी टर्म बयान करने के लिए। इसके अलावा एक अल्फाज के कितने मीनिंग होते हैं, पर हर एक की जो होता है इफ़ेक्ट अलग होता है। ठीक है। गुड का इफ़ेक्ट अलग होता है, एक्सीलेंट का इफ़ेक्ट अलग होता है। तो ये जो इस तरह के होते हैं स्ट्रेटजीज़, ये रेट्रिकल स्ट्रेटजीज़ में आती हैं ऐसी चीज़ें। इसके अलावा इवॉक द लोकल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, हमने उन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके, उन रेट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करके हमने अपने लोकल कॉन्सेप्ट को बयान करना है। इवॉक द लोकल कॉन्सेप्ट ट्रेडिशंस। ठीक है। हमने अपनी एक लोकल लैंग्वेज को बरकरार रखना है, एक लोकल जो हमारा वे है उसे बरकरार रखना है, पर एट द सेम टाइम हमने ऐसी स्ट्रेटजीज़, ऐसे एफिशिएंट वेज, ऐसे बोलने के तरीके, ऐसे लिखने के तरीके भी अप्लाई करने हैं जो कि हमारे रीडर के इंटरेस्ट को पिक करे। ठीक है। इसमें और क्या आता है? ट्रांसक्रिएटिंग प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स। ट्रांसक्रिएशन का होता है, ये एमसीक्यूज़ भी देख लें। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर while maintaining its intent, style, tone and context. ट्रांसक्रिएटिंग होता है कि हमने अपने लोकल लैंग्वेज से, अपनी लोकल लैंग्वेज मतलब उर्दू से एक प्रोवर्ब उठाया, एक हिकायत कहावत उठाई, उसे इंग्लिश में एज टू एज हमने ट्रांसलेट कर दिया। ये होता है ट्रांसक्रिएशन। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पे ले लें,
टू स्प्रेड, जब अब उर्दू का क्या होता है, जंगल में आग की तरह फैलना, तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो ये उसने, ये जो होती है चीज़, ये ट्रांसक्रिएशन कहती है इसे। एट द सेम टाइम इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंग्लिश प्रोवर्ब्स भी कहते हैं, कि इंग्लिश प्रोवर्ब्स को, कि इंग्लिश में जो प्रोवर्ब्स होते हैं उनको हमने अपनी उर्दू में ढाल लिया और उसे फिर हमने ऐसे लिख दिया, देसी कर दिया ना। इंडिजिनाइजेशन होता है देसी कर देना, अपना लेना, रचा बसा लेना। तो इंग्लिश प्रोवर्ब्स को हमने अपनी उर्दू में ढाल लिया, अपने इंग्लिश, लोकल इंग्लिश में हमने वैसे करके ढाल लिया। इसी तरह उर्दू का भी हिसाब होता है। हम उर्दू का एक कहावत ले लें, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, हमने उसको इंग्लिश में एज टू एज ऐसे उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करके लिख दी। तो इसे कहते हैं ट्रांसक्रिएटिंग और इंडिजिनाइजेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा कल्चरली डिपेंडेंट स्पीच स्टाइल भी होते हैं, कि अब हमारे इधर कल्चर में किस तरह के स्पीच स्टाइल यूज़ किए जाते हैं, बोलने के तरीके कैसे होते हैं, वो भी हमारी लोकल इंग्लिश में अप्लाई किए जाते हैं। इस चीज़ में कॉन्टेक्ट लिटरेचर में अप्लाई किए जाते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं उन स्पीच स्टाइल्स में, टेंस, इनिशियल कंजक्शंस, सेंटेंस को शुरू करने में जो मुख्तलिफ़ कल्चर्स में चीज़ें होती हैं, जैसे इंग्लिश को ले लो। सो बोलने से पहले अगर कोई बोल दे, अगर कोई सेंटेंस बोलने से, सो इस तरह, सो व्हाट आर यू थिंकिंग, सो व्हाट डू यू थिंक, इस तरह। तो ये जो कंजक्शन है, ये बोलने के तरीके जो हैं, ये आ जाता है। और इसके अलावा आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक, कि अब हमारे कल्चर में हम किस तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, वो आ जाता है इसमें। आस्किंग रेट्रिकल क्वेश्चंस, अब पाकिस्तान में जैसे ये होता है कि डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इधर उधर घुमा फिरा के ना वो बात पूछेंगे, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो हमारे कल्चर में या आपके कल्चर में या उस कल्चर में कैसी हैं, ये जी आता है स्पीच स्टाइल में, कि आपके कल्चर में स्पीच स्टाइल क्या है। एक आपने, जब एक पॉलिटिशियन बोलेगा तो वो कौन से स्टाइल में बोलेगा, एक बिजनेसमैन बोलेगा तो वो कौन से स्टाइल में बोलेगा। इस तरह आपके कल्चर में जो होगी आप वैसे ही अपने कॉन्टेक्ट लिटरेचर में लिखेंगे। उफ, क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस, ये आपने देखना है कि कल्चर जो होता है, वेराइटीज़ वो कैसे डिफरेंट होती हैं। तो ये 3 आपने रीजंस कह रही हूँ, चीज़ें याद रखनी है कि इस वे में डिफरेंट होती हैं। ये जो फीचर्स आपने कॉन्टेक्ट लिटरेचर के दिमाग में रखने हैं। बस इतने ही क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। इसी के साथ तो हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।